हाय। आज मैं हूं एक ऐसे अजीमोशान फनकार, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरा मानना है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया जिनसे मैं आज तक मिला हूं, मैंने आज तक देखा है, मिस्टर अजय कुमार। अजय भाई वेलकम सर। अजय भाई, आपका एक शो है जो आजकल बहुत चर्चा में है, बड़ा भांड तो बड़ा भांड। हाँ, बड़ा भांड। ये है सिम्बा। ये सिम्बा है हमारे। हाँ, ये सिम्बा। सिम्बा जो क्या पोजीशन लेके बैठा है? बैठते भी और गाना वाना भी गाते हैं। अच्छा, ये गाना गाता है? इनकी सुर लगाते हैं कई बार। वाह, अभी आपको दिखाया जाएगा इसका सुर जो है सुनेंगे। हाँ। तो अजय भाई, आपका जो शो है बड़ा भांड तो बड़ा भांड, जिसका अभी कल परसों भी शो था जी, और उससे पहले भी कंटिन्यूस जिसके शोज आप करते रहे, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि कैसे वो शो आपने शुरू किया और आज जिस जगह पे वो पहुंच चुका है उसकी एक यात्रा के बारे में बताएं। सर सबसे पहले तो कमाल की कहानी है, विजय दानदेथा जी की कहानी है जी। कहानी का असली नाम है रिजेक्ट की मर्यादा। ओके। रोजी रोटी की मर्यादा, मतलब ऑनेस्टी, प्रोफेशन की जो ऑनेस्टी होती है। और ये कहानी मुझे 94-96 में कथा देश में छपी थी। ओके। उस समय से मैं लेके बैठा था कि कभी करूंगा। बड़ी कमाल की कहानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कभी तो करूंगा। उस समय भी नहीं मिलता था और समझ भी नहीं आता था इसको करूंगा कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। करते करते धीरे धीरे आपने देखा होगा, अब तो प्रचलन में नहीं, शर्मा बंधु करके एक गायक हैं, 4 भाई हैं, चारों भाई मिलकर रामायण और महाभारत या भजन गाते हैं। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा यही प्रभु की माया, बहुत पॉपुलर एल्बम था उनका। एक दिन मैं वो एल्बम सुन रहा था और ये लोग रामायण गा रहे थे, तो एक भाई अचानक नरेट करे कहानी, दूसरा भाई अचानक जो है कुछ सुर लगा दे पीछे से, फिर तीसरा कुछ बोले, तो चौथा पीछे से कुछ उससे रिलेटेड सुर लगा दे, एक पंक्ति गा दे। मुझे लगा ये हो क्या रहा, और पूरा कथा गायन वाचन चल रहा था। एक वो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये बड़ा यूनिक सा आर्ट है यार, कि एक आदमी आप कहानी सुनाते हो, पीछे से म्यूजिक से एम्बियंस बनाते हो, लोग सुनते हैं। उसी समय एक घटना और हुई, गांधी मैदान पटना में एक बंदा है जो अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, आला उदल गाता है। अच्छा। वो एक मांदल लेके बैठता है, एक गिलास एक लोटा जो भी उस पानी लेके बैठता है, हाथ में घुंघरू रहते हैं उसके, ठीक है, दोनों हाथ में स्टिक रहता है, घुंघरू रहता है, और लेके बैठता है और 2-2, 3-3 घंटे आला उदल की कहानी सुनाता है बैठे बैठे। बीच में आपसे दुनिया की भी बातें कर लेगा, घर की बातें कर लेगा, बीवी बच्चे ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स की बातें कर लेगा, फिर कहानी पे आ जाएगा, फिर पानी पी लेगा, और वो 3-4 घंटे सुनाता है। और आपको लगता है यार, आप सुनने लगते हो, कब आधा घंटा गुजर गया। हम लोग फिल्म देखने जाते थे, अच्छा फिल्म देखने में 1 घंटा है, टिकट ले लिया, तो गांधी मैदान में जाकर के उसका आला उदल सुनते थे। लगा यार कुछ तो इसमें बात है यार, कि एक आदमी कहानी सुना रहा है, बोले जा रहा है, आप घंटे भर सुन रहे हो, ना वो एक्ट कर रहा है, ना उठ के नाच रहा है, कूद रहा है, ना कुछ मिरेकल क्रिएट कर रहा है, ना स्टेज लगा रहा है, सेट लगा रहा है, इतना बढ़िया बोल रहा है, इतना तरीके से बोल रहा है, इतने हर कैरेक्टर को डिफाइन करके नरेट कर रहा है कि आप सुनने लगते हो कि अब क्या होगा, आपके सामने वो बिंब बनने लगते हैं। ये दोनों घटनाओं से, ये म्यूजिकल पूरा शर्मा बंधु का वो, और ये भी म्यूजिकल था लेकिन नरेटिव ज़्यादा था। मेरे दिमाग में आइडिया आया, फिर तब तक जब ये आइडिया चल ही रहा था तो मुझे मौका मिला छत्तीसगढ़ जाने का, जहाँ मैंने पांडवानी वगैरह देखी। तो ये जो स्टोरी टेलिंग की जो ताकत है, मुझे कई जगहों से इंस्पायर्ड करती गई, आला उदल से, शर्मा बंधु से, पांडवानी से, यक्षगान से। मुझे लगा यार कमाल है यार, अगर आप कहानी सुनाने की ताकत रखते हो, अगर आप में पकड़ है, आप शब्दों से खेल सकते हो, तो ऑडियंस को ना बिना किसी सेट के, बिना किसी ताम झाम के आप एक पूरा बिंब बना सकते हो, पूरा जिसको कहते हैं ना लैंडस्केप दिखा सकते हो। और दिन मैंने कोशिश करी थी सबसे पहले 95 में, और देथा जी की कहानी ली थी, उसका नाम था दुविधा, और 5 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जैसे शर्मा बंधु 4 भाई बैठते हैं, हम 5 लोग बैठे, हमारे 4 और मित्र, ढोलक, हारमोनियम, सब मल्टीपर्कशनिस्ट थे और अच्छे नरेटर थे और गायक थे। 5 लोगों ने एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट भी ये किया कि हमें याद भी नहीं थी कहानी, भाई 25 पन्ने कैसे याद हो इतनी जल्दी। मैंने क्या किया, जैसे रामायण महाभारत पढ़ने के वक्त आप वो खोल के रखते हैं ना, ऐसा बना रहता है, उस पर आप रख के तख्त पे पढ़ते हो, वैसा 5 चीज मंगवाया, उस पर कहानी रखी सामने ऑडियंस की, मतलब किताब खुली है सर, कोई छुपा के नहीं पढ़ा जा रहा, और देख के पढ़ते थे और गाते थे और बजाते थे 1 घंटा, और ऑडियंस को इतना पसंद आया कि उसी दिन हमें दोबारा वो नरेट करना पड़ा, वंस मोर हो गया। क्या बात यार, एक बार और, तो हमें दूसरी ऑडियंस के लिए नरेट करना पड़ा। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैंने कहा यार जब किताब देख के पढ़ रहे हैं और ऑडियंस को सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो हम तो एक्टर्स हैं, अगर जरा से इसको और किया जाए कि उठ जाते हैं।
तो फिर मैंने उसी दुविधा को 5 लोगों में पूरा 1 एक्ट प्ले बनाया 1 घंटे का, और हम पांचों उठ करके हारमोनियम ढोलक तबला लेके ऑडियंस के सामने नाच गा करके कहानी सुनाए यार, और हिट हो गया। बोले यार तो बहुत बढ़िया, कहानी सुनाने का इम्पैक्ट ही बदल गया, कहानी का तरीका बदल गया। उसके बाद मैं एनएसडी चलाया, एनएसडी चलाया तो मेरा ये काम बंद हो गया। जो मैंने शुरू ही किया था, शुरू होने से ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, बंद हो गया। अच्छा, ये आपने एनएसडी से पहले शुरू किया? एनएसडी से पहले किया था ये काम, तो मैंने कई शोज करे थे मैंने दुविधा के। एनएसडी आने के बाद रिजेक्ट की मर्यादा पड़ा हुआ था कि कभी करूंगा कभी करूंगा। उसके बाद 5-6 साल का गैप आया, मेरी पटरी में रहा, 3 साल एनएसडी में रहा, 2-2.5 साल की पटरी, ये सब करते करते, लेकिन वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, गुरु असली काम वो है, वो करना है। तो मैंने जब पास आउट हुआ रिपटरी छोड़ी और मैंने कहा फिर करूंगा, तो लगा कि यार कहाँ करूँ, कैसे करूँ। तो इनके शर्मा एक्ट 1, तो पंडित जी को एक दिन बोला हमने कि ऐसा ऐसा है, मैं करता था, मैं करना चाहता हूँ। तब तक वो मेरा काम देख चुके थे, तो बोले कि आ जाए ग्रुप में, आ जाए, वहाँ लड़के हैं, देख जो लौंडे तुझे पसंद है उसको चुन ले और बाकी मैं करवा दूंगा। हम गए वहाँ, हम लोगों ने अपना बैठकी लगाई, गाने वाने गाए, जो मुझे लगा कि यार ये लोग बहुत सेंसिबल है, सुर में ताल में है। 5 लोगों को लिया और एक्ट 1 से पहली बार मैंने बड़ा भांड किया, रिजेक्ट की मर्यादा। और बड़ा भांड तो बड़ा भांड हुआ एक्ट 1 में। उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप जैसे गया है, ग्रुप से लोग चले जाते हैं छोड़ छोड़ के। 5 लोग थे, 2 लोग मुंबई चले गए, 3 लोग बच गए। 3 से किया शो, 3 लोग में से 1 मुंबई चला गया, 2 बच गए, मैं और राहुल बग्गा। हम 2 लोगों ने शो करा श्री राम सेंटर में, फिर राहुल भी मुंबई चला गया। फिर मैंने कहा अब क्या करूं। तब मेरे दिमाग में आया कि ये सच में जो हो रहा है बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि इसका असली जो फॉर्म है कथा गायन वाचन का, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है एकल अभिनय। अकेले ही आपको, आपने तो सुविधा के लिए 5 ले लिए थे कि सब आपको ना याद करना पड़े 20 पन्ना। मैंने कहा अब ये चैलेंज लेने का समय आ गया है। अच्छा, आपने पहले इसको अलग अलग पूरा टोटल प्ले की तरह बनाया? पहले प्ले की तरह बनाया 5। ओह अच्छा। और देन मैंने कहा कि अब इसके असली फोक फॉर्म पे आते हैं, असली रूप पे आते हैं, अकेला, और अकेला करूंगा। फिर मैंने 1.5-2 महीने रिहर्सल किया, और 2-2.5 महीने फिर म्यूजिशियंस बुलाए, फिर 1 महीना रिहर्सल किया। मतलब कुल मिला के अकेले जब पहली बार किया तो लगभग 2.5-3 महीने रिहर्सल किया मैंने रोज। और दिन जाकर के मुझे लगा कि अब ऑडियंस के सामने जाना चाहिए। मतलब पहला शो ओपन किया था भारंगम में, भारत रंग महोत्सव में। मैंने कहा तो यही था। ये बताओ सर, एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन आप जैसा मल्टी टैलेंटेड आदमी, एक्टिंग ले लो, सिंगिंग ले लो, इंस्ट्रूमेंट ऐसा कौन सा नहीं है जो आप नहीं बजाते हो, ये सब इतनी सारी जो है ना, ये कहाँ से पैदा हुई? चलो इसके पीछे सिर्फ एक, जब थिएटर कर रहा था तो करते करते थिएटर ये समझ में आया कि बेटा सब कुछ आना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम उसमें अल्लामा बनो, जानकारी होनी चाहिए। थिएटर में झाड़ू देने की भी जानकारी होनी चाहिए, कील ठोकना भी आना चाहिए। तो उसी तरह ये समझ में आया कि अगर थोड़ा गाना बजाना आ जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि मैं संजय उपाध्याय जी के ग्रुप से जुड़ा था, तो पूरा ग्रुप ही म्यूजिकल था। पहला प्ले जिसमें मैंने जिंदगी शुरू करी वही म्यूजिकल था, विदेशिया। तो मुझे लगा कि यार विदेशिया करना है और गाना बजाना आ ही रहा था, सब लोग 80 लोग गा रहे थे उस टीम में, एक मैं ही बेसुरा बेताला, मुझे पता ही नहीं था कुछ। मैंने कहा अगर गाना बजाना भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो टशन में मैंने कि यार एक एक्टर को सीखना चाहिए करके मैं घुस गया, और किसी से कुछ बोलता नहीं था। किसी ने मुझे हारमोनियम बजाना नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा। तबला मैंने 4 साल गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, विजय ठाकुर जी से, पटना में ही। मुझे लगा कि रिदम आना बहुत जरूरी है, थोड़ा समझ लो। तो रोज 2-2, 3-3 घंटे रियाज करता था, बिल्कुल जिसको कहते हैं गुरु भक्ति की तरह, और शिष्य बन के वैसे सीखा मैंने। जब एक साधे सब साधे, जब ये बजाना 4 साल बजा गया तो ढोलक अपने आप बजने लग गया, नाल अपने आप बजने लग गया, फिर स्टिक पकड़ा दो तो नकारा अपने आप बजने लग जाता है। क्योंकि वो आ गया ना, वो समझ में आ गई, चीज समझ में आ गई। अब सिर्फ आपको खेलना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। और उसी समय हारमोनियम में बजा लेते, बांसुरी भी आप बजा लेते, तो मैंने कहा और मतलब क्या रह गया इंस्ट्रूमेंट में ऐसा? फिर मंदिरों में झाल बजाया बहुत, झाल जाते थे, झाल बजाते थे मंदिरों पे रात भर 1-1 बजे तक। तो ऐसे करते करते एक्टिंग करने के लिए सब सीखा था। इसलिए नहीं सीखा था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा या मुझे म्यूजिक आना चाहिए, लेकिन वो प्लस पॉइंट हो गया। करते 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 मैं भी नहीं समझ पाया मैं कब सीख गया सब। फिर मैंने 30-30 नाटक में म्यूजिक डायरेक्ट कर डाले। क्या बात, यही चलता रहा। माइंड ब्लोइंग तो जो कहना मुझे चाहिए। कुछ इसके गाने जो है, अब आप कुछ सुनाओ, अगर सुनाना चाहें तो। इसका जो बड़ा भांडा, कोई भी शुरू हम जहाँ से करते हैं तो उसमें तो आप लोग भी साथ दें हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे रतन जी हैं, रतन जी आइए आप। रतन से
तो नाम लेके तेरा करते हैं शुरू, तो नाम लेके तेरा करते हैं शुरू, नाम लेके तेरा करते हैं शुरू। रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु। नाम लेके तेरा, 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 तो नाम लेके तेरा करते हैं शुरू, नाम लेके तेरा करते हैं शुरू। रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु, रख ले लाज गुरु। नाम लेके तेरा। तो ये इस तरह से हम बड़ा बांध की शुरुआत करते हैं। तो इस हमारी बातचीत को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल। अभी क्योंकि शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो इस पर हम एक और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट लाएंगे और उसके बाद झाल भी लाएंगे, तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, बांसुरी भी, सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे हो जाए, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब आपको मैं ये बता सकता हूँ कि उसमें क्यों अलग अलग फ्लेवर के गाने हम इस्तेमाल करते हैं। कोई इसमें फिक्स नहीं है। मैं विदेशिया का पैटर्न भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं नरेटिव पैटर्न भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी पैटर्न भी इस्तेमाल करता हूँ। तो वो मैं जानबूझ के करता हूँ कि भैया हिंदुस्तान का फोक फॉर्म है। दूसरे, मैं उस फोक फॉर्म से किसी भी खानदानी तरीके से रिलेटेड नहीं हूँ, ना मैं पांडवानी से आता हूँ, ना मैं विदेशिया से आता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं उस खानदान से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ जिससे ये पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या मैं इसको आत्मसात करके ऐसा कर सकता हूं कि लगे कि यार मैं उस परंपरा का निवाह कर रहा हूं और क्या उस पर खरा उतर सकता हूं। तो मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखा, जहां से जो अच्छा लगता है मैं उसको लेता हूं और कोशिश करता हूं उसको उसी ऑथेंटिसिटी के साथ रिहर्स करके और आऊं। छत्तीसगढ़ी गाऊं तो लगे कि यार छत्तीसगढ़ी फोक गा रहा है, विदेशिया गाऊं तो लगे कि विदेशिया गा रहा है, भोजपुरी गाऊं तो भोजपुरी, नरेटिव गाऊं तो ऐसा लगे अब श्रीकांत वर्मा या निराला या सक्सेना जी की कविता गाऊं तो ऐसा लगे क्या विशुद्ध हिंदी में गाया जा रहा है। तो मैं कोशिश में लगा रहता हूं कि जिस चीज पे हाथ डालूं, कविता पे, कहानी पे, उसको नरेट करूं, तो उसमें चाहे मैं असफल हो जाऊं, एक सवाल ना पैदा होने दूं कि उसमें कोशिश कम की गई थी। अगर मैं कविता नरेट करता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कविता के पूरे मर्म को समझ करके और उस साहित्य को, उसके शब्दों को पूरी तरह से सामने रखा जाए, बिंब बनाया जाए। जब गाना गाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद छत्तीसगढ़ी हो जाऊं, मैं वैसे ही ठुमके भी लगाता हूं, वैसे ही नाचने की कोशिश करता हूं। आपका पूरा परिवार जो है मतलब कला के क्षेत्र में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है आपकी जो मेरी पत्नी क्लासिकल डांसर है, बेटी भी आपकी। हम चाहेंगे कि आपके ऊपर ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम सब लोगों को धीरे धीरे करके शामिल करेंगे, उन सबको इसमें उनकी सबकी जो आप बिल्कुल चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।